नमस्कार, प्राइम टाइम में मैं कादम्बरी शर्मा हूं आपके साथ। आज एक ऐसी खबर आई जिसने अपने पहले रूप में भी जबरदस्त विवाद खड़ा किया था। इसे एक मुद्दा बनाकर चुनाव भी लड़ा गया, लेकिन दांव सही नहीं पड़ा और जिन्होंने इसे चुनावी मुद्दा बनाया था वो इससे पल्ला झाड़ते नजर आए। अब एक बिल्कुल उलट रूप में वो खबर सामने आई है। हम बात कर रहे हैं मेरठ के तथाकथित गैंगरेप और जबरन धर्म परिवर्तन मामले की, जिसे कुछ लोगों ने लव जिहाद का नाम दिया। अब आज की खबर क्या है ये आपको हम बता देते हैं। पीड़ित लड़की ने अपना बयान बदला है। गैंगरेप के आरोप से उसने इनकार किया है। आरोपी कलीम से प्यार की बात उसने कबूल की है। अपहरण के आरोप से भी इनकार किया है। खुद कलीम के साथ जाने की बात कबूल की है। धर्मांतरण के आरोप से भी उसने इनकार किया। कहा कि परिवार के दबाव में झूठा हलफनामा दिया था और परिवार पर मारने पीटने का आरोप भी लगाया है। पीड़ित लड़की ने भले ही बयान पलट दिया हो, लेकिन मामला अदालत में है और अब अदालती कार्रवाई के जरिए ही आगे बढ़ेगा। इस लड़की ने महिला पुलिस थाने में जाकर ताजा बयान दिया है, जिसका एक हिस्सा ये भी है कि उसे अपने ही परिवार से जान का खतरा है। नतीजतन पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान लिया है और फिलहाल उसकी ही सुरक्षा के लिए उसे नारी निकेतन भेज दिया गया है। पहले भी कई मामलों में इस तथाकथित लव जिहाद का हवाला दिया गया है, लेकिन सच कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये मामला अदालत के दायरे में है, लेकिन ये बताता है कि यहाँ सच और झूठ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। इसमें कई परतें हैं। राजनीति की, एक पितृ सत्ता वाले समाज की, छोटे शहरों, कस्बों, गांवों, गली कूचों में महिलाओं के रोज मुखर होते मैं की, क्लास डिवाइड की और न जाने क्या क्या। मैं बता दूं कि मैं इस मामले का सच या झूठ साबित करने की कोशिश नहीं कर रही। ये जांच एजेंसियों का काम है, जिनके पास शिकायत है और जिनके पास सच झूठ साबित करने के लिए सबूत है। मैं इस घटना से उठे सवालों पर चर्चा करना चाहती हूं और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान होंगे, लेकिन पहले आपको ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। मेरठ कोर्ट में बैठे गैंगरेप की पीड़ित लड़की के पिता, जिसने 2 महीने पहले रेप और जबरन धर्म परिवर्तन की शिकायत की थी। इस मामले में नया मोड़ तब आया जब पीड़ित लड़की ने अचानक अपने घर से 20 किलोमीटर दूर भागकर मेरठ पुलिस को बताया कि उसकी जान को अपने ही परिवार से खतरा है। ये भी कहा कि वो अपनी मर्जी से कलीम के साथ गई थी और परिवार के दबाव में रेप का मुकदमा दर्ज कराया था। जो पीड़िता है वो महिला थाने में आई थी मेरठ में, और उसने एक रिटन एप्लीकेशन एसओ महिला थाने को दी, जिसमें उसने ये एलेज किया था कि उसके लाइफ को थ्रेट है अपने ही पेरेंट्स से और उनके रिलेटिव्स से, और वो शायद उन्हें मारना चाहते हैं। इस मामले में अभी 9 लोग जेल में हैं। हालांकि पीड़ित लड़की के इस हालिया बयान से कोर्ट की ट्रायल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पर सवाल है कि जब कलीम के साथ वो अपनी मर्जी से गई थी, फिर कलीम रेप के आरोप में जेल में क्यों बंद है? इधर लड़की के पिता का आरोप है कि उनकी बेटी को सद्दाम नाम का एक शख्स जबरन मेरठ ले गया और पुलिस में बयान दिलवाया। कलीम नाम का लड़का जिसमें अपराधी है वो जेल में बंद है, तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन से बंद किया हुआ, तो उसके परिवार ने उन्होंने उसे लाके फिर महिला थाने में पेश किया, तो उनके दबाव में उसने बयान दिया। नहीं, एसपी का कहना है कि वो अकेले आई थी। नहीं, वो गलत कर रहे हैं ना वो। जबकि आरोपियों के परिवार का दावा अलग है। सभी के सामने जो भी कुछ नजर आ रहा है, सभी के सामने नजर आ रहा है। इसमें तो कि लड़की खाली बयान बदल रही है। उसके 64 के बयान कुछ हैं, 61 के बयान कुछ हैं, आज के बयान कुछ हैं, कल के बयान कुछ हैं। इसी तरह से उसके तो हर रोज के बयान अलग अलग हैं। पीड़ित लड़की अभी तक 3 बार अलग अलग बयान दर्ज करा चुकी है। इस बीच पहले बयान पर लव जिहाद की थ्योरी गढ़ने वाले नेता अब अपना पल्ला झाड़ने लगे हैं। ये केस उत्तर प्रदेश पुलिस ने सरकार के निर्देश पर बिगाड़ा है। इसकी उत्तर प्रदेश से बाहर से जांच और सीबीआई जांच होनी चाहिए, तब दूध का दूध पानी का पानी होगा। फिलहाल मामला अब कोर्ट में है, जहां सही और गलत पर फैसला आना है। बलात्कार और हत्या जैसे मामलों को जब हम हिंदू और मुसलमान बनाकर उनका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह के गाँव का अमन चैन बिगड़ने का खतरा होता है। पुलिस ने इस पूरे मामले की गहराई से तफ्तीश की है। कोर्ट कुछ दिनों के बाद में फैसला सुनाएगा, लेकिन हम और आप जब अपने कल्पनाओं का घोड़ा दौड़ाकर इस तरह के मामलों को अंतर्राष्ट्रीय साजिशों से जोड़ते हैं, तो ये हमारे देश के लिए ठीक नहीं होता है। मेरठ से कैमरा पर्सन जेवियर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। हमारे साथ यहाँ दिल्ली स्टूडियो में अभय कुमार दुबे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सीएसडीएस से जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर चारू गुप्ता हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में और काफ़ी काम किया है लव जिहाद के मसले पर। विनोद बंसल हैं, प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के।
और हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं डॉक्टर संबित पात्रा, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के। गौरव भाटिया हैं हमारे साथ, जो कि हेड हैं लीगल सेल के समाजवादी पार्टी के। सबसे पहले गौरव, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि जब लड़की ने बयान पलट दिया है, उसने कह दिया है कि दबाव में उसने हलफनामा दिया था, तो क्या एक वकील के तौर पर और एक आप प्रवक्ता भी हैं, वकील दोनों हैं, तो क्या हम ये मान लें कि ये मामला अब खत्म हो जाना चाहिए? कदामिनी जी, आप भी बहुत समय तक सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्टिंग करती रही हैं। इस केस में मैं यही कहूंगा कि जब ये मामला आया, उजागर हुआ, तो इसको किसी और क्राइम की तरह जो है ट्रीट करना चाहिए था पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा। सरकार ने इसमें विवेचना करी और विवेचना करने के बाद 164 का बयान तब भी मजिस्ट्रेट के सामने हुआ, जो कि आप भी जानती है 164 का बयान तब दिया जाता है जब मजिस्ट्रेट ये पूरा कर लेता है, विश्वास होता है उसे कि कोई दबाव नहीं है, और उसके बाद चार्जशीट तैयार कर ली गई। लेकिन जिस तरह से भाजपा ने इस तरह के क्राइम, चाहे यहां पे हो, चाहे फैजाबाद में हो, चाहे और जगह पे हो, उसको एक विशेष वर्ग से जोड़ के, एक समुदाय से जोड़ के उसका सांप्रदायिकता की राजनीति फैलाई। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने स्टार कैंपेनर बन के बयान दिया कि लव जिहाद फैलाया जा रहा है, और इनके प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने भी कहा, यह दुखद था, क्योंकि क्राइम जो होता है उसका किसी धर्म से लेना देना नहीं होता है, क्रिमिनल का धर्म से लेना देना नहीं होता है। अब आज ये नए तथ्य जो उजागर हुए हैं, इसको भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। कोर्ट से परमिशन लेने के बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी, और अगर जरूरी हुआ तो 164 का बयान फिर से मजिस्ट्रेट के सामने लिया जाएगा, जिससे कि जो सत्य हो वो उजागर हो और सामने आए। लेकिन इससे एक बड़ा लेसन ये है कि आप जो है धर्म को क्राइम से जोड़कर राजनीति नहीं कर सकते, जो भाजपा ने करी और वो विफल हुई उत्तर प्रदेश में। और इसीलिए आज वो लव जिहाद का आगे बढ़ाए उस मुद्दे को या ना बढ़ाए वो खुद नहीं जानती, और वो कंफ्यूज हो गई है। संबित हमारे साथ हैं। संबित, जिस तरह से यहाँ पर गौरव बता रहे हैं कि अब नए तथ्य सामने आए हैं, इसकी जांच होगी, लेकिन जिस तरह से इसका राजनीतिक इस्तेमाल किया गया वो गलत था। आपकी पार्टी के एक नेता ने आज कहा है कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने इसमें पुलिस को प्रेशराइज किया है। आप क्या कहते हैं? नहीं कादम्बरी, पहला विषय तो यह है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर, और खास करके जब महिलाओं के साथ कानून की जो व्यवस्था है उसको लेकर जो परिस्थितियां हैं, उससे तो स्वयं ईश्वर भी अनभिज्ञ हैं। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है ये भगवान भी नहीं जानते, इसलिए मैं क्या जानूं कौन सा बयान महिला का सही है और कौन सा गलत है, वो तो वक्त ही बताएगा। कानूनी मसला है। का बयान बताइए ना संबित, अपने नेता का बयान बताइए। मैं सब पे आऊंगा, मैं सब पे आऊंगा। और दूसरा ये मुझे लगता है गौरव जी, आप पहले मुझे कंप्लीट करने बताइए, अपनी बात पूरी करिए। मैं इतना कहना चाहता हूं कि मैं इस ट्रैप में नहीं गिरना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी इस ट्रैप में नहीं फंसना चाहती है। हमारा एजेंडा एकमात्र है, वो है लव डेवलपमेंट। किस प्रकार से जिस देश को 10 वर्षों से कांग्रेस और उनकी साथी समाजवादी पार्टी विकास से वंचित रखी, क्या वो देश आगे नहीं बढ़ेगा? जब बढ़ने लगता है, महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव सर पे होते हैं, तो 2 दिन पहले इस प्रकार के विषय को उठा के हिंदू मुस्लिम जैसे शब्दों को लाके समाज को बांटने की कोशिश की जाती है, पोलराइज करने की कोशिश की जाती है। तो मैं इसे ट्रैप कहूंगा, और मैं उस लेकिन आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है, जरा मैं रिफ्रेश करना चाहती हूँ। 1 मिनट संबित, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है आपकी रिफ्रेश करना चाहती हूँ। आप ही की पार्टी के योगी आदित्यनाथ जो हैं, चुनाव में इसको बड़ा मुद्दा बनाए हुए थे। आज आप कह रहे हैं कि भाई ये कोई मुद्दा ही नहीं है। आपकी पत्रिका में, पांचजन्य में छपता है, ये सारी चीजें आती है, आप कह रहे हैं कि आपको इससे कोई मतलब नहीं है। ट्रैप किसका है? पहली बात तो है, मैंने भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मैनिफेस्टो में लव जिहाद नामक शब्द को देखा नहीं है। आपके पास ऐसा कोई पत्रिका है जिसमें भारतीय जनता पार्टी? मैं पहले मैनिफेस्टो तो बोल दूं, फिर भाषण पे भी आऊंगा। मैनिफेस्टो में कहीं लव जिहाद का जिक्र नहीं है। कहीं अगर सबूत है तो आप मुझे ऑन स्क्रीन दिखाइए। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है, लोकल लीडर्स लोकल विषय पे क्या बोलते हैं, इसका नेशनल इसके साथ कोई संबंध नहीं है। हमारा एजेंडा एक ही है, द विजन ऑफ डेवलपमेंट फॉर इंडिया। हमने बहुत स्पष्ट किया है, हम केवल विकास चाहते हैं। और आज जब महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव पे जा रहे हैं, तो विघटनकारी ताकतें एक ट्रैप बिछा रही हैं, मगर भाजपा इस ट्रैप में नहीं गिरने वाली है।
हाँ, लेकिन मुझे लगा था कि आप लोगों का जो है एक आपके नेता हैं और एक एजेंडा है जो कि केंद्र में भी चलता है और राज्यों में भी चलता है। अब पहली बार आप ये एक खुलासा कर रहे हैं कि राज्य में अलग एजेंडा होता है और केंद्र में अलग एजेंडा होता है। हमारा एजेंडा कभी भी लव जिहाद का था ही नहीं, चाहे वो केंद्र का हो या चाहे वो राज्य का हो। हमारा एजेंडा 2014 से पहले ही केवल और केवल डेवलपमेंट का। अच्छा, आपने बोला छोटे नेता जो भाषण देते हैं, मुझे तो पता था कि आदित्यनाथ तो सांसद हैं। मैंने छोटे लीडर नहीं कहा, मैंने कहा लोकल लीडर्स। आप रिवाइंड करके देख लीजिए, मैंने छोटे लीडर नहीं कहा, लोकल लीडर्स। जब लोकल विषय पे लोकल लीडर कुछ कहते हैं वो अलग विषय होता है, मगर नेशनल परिप्रेक्ष्य में हमारा केवल और केवल एकमात्र है एजेंडा वो डेवलपमेंट का है। इसलिए हम किसी प्रकार के ट्रैप में नहीं जाने वाले। हम काम कर रहे हैं, इसीलिए आज इन्फ्लेशन रेट 6.4% आ गया है। कादम्बनी जी, योगी आदित्यनाथ केवल सांसद नहीं थे, उत्तर प्रदेश के बायपोल के वो स्टार कैंपेनर थे। वो छोटे नेता हैं तो ठीक है, लक्ष्मीकांत वाजपेयी इनके प्रदेश के अध्यक्ष हैं। अगर वो छोटे नेता हैं नहीं, लोकल नेता कह रहे हैं, वो लोकल नेता कह रहे हैं। हाँ, चलिए लोकल नेता, लोकल नेता जो लोकल नेता कह रहे हैं, क्या योगी आदित्यनाथ आपके स्टार कैंपेनर नहीं थे? क्या लक्ष्मीकांत वाजपेयी आपके प्रदेश अध्यक्ष नहीं है? विनय कटियार, कलराज मिश्रा जी, सारे नेता उपचुनाव में सिर्फ लव जिहाद की बात कर रहे थे और सांप्रदायिक राजनीति कर रहे थे। आज इनको एकदम से भूल के विकास याद आ जाता है। जब 11 में से अपनी 8 सीटें भाजपा हार गई तो अब इनको खुद नहीं पता है कि ये सांप्रदायिकता की राजनीति करे या विकास का ढोंग रखे। और इसीलिए इनके प्रवक्ता कुछ और बात कहते हैं और इनके लोकल लीडर कुछ और बात कहते हैं। भूमि पे जाके वो कहते हैं कि हम शुद्धिकरण कराएंगे। वो कहते हैं कि इस लड़की का इतना रेट है, जैसे साक्षी महाराज ने कहा था। ये सब बातें मेरे गौरव एक मिनट, यहाँ हमारे साथ विनोद बंसल जी भी हैं। विनोद बंसल जी, जैसा कि आप संबित कह रहे हैं, उनको थोड़ा शायद याद नहीं आ रहा हो बाईपोल्स की बहुत सारी चीजें, हो सकता है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था तो हो सकता है, संभव है कि भूल गए हो। लेकिन आप बताएं कि क्या लव जिहाद का मुद्दा कभी नहीं उठा था? क्या ये पांचजन्य में स्टोरी नहीं छपी थी? नहीं, क्या का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। लव जिहाद देश का एक ज्वलंत समस्या है। बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा। और इस पूरा देश इससे जल रहा है। हिंदू समाज के अंदर जो बहन बेटी अपने घरों से बाहर निकलने में कतराती हैं, आज स्थितियां जो कानून व्यवस्था की ऐसी बन गई है कि कब किस लड़की को मुसलमान उठा ले जाएंगे और उसके बाद उनका धर्मांतरण करके और उनको लव जिहाद के चक्कर में फंसाएंगे। इसका कोई सबूत तो आज तक मिला नहीं है। नहीं, मैंने बहुत सारे सबूत दिए हैं बहन जी, आपको ही बता देता हूँ आपको मैं। अभी देखिए ये डिटेल में ना बताएं, आप सुनना नहीं चाहेंगे। हम सुनना चाहते हैं लेकिन डिटेल में नहीं। यही तो दुर्भाग्य। नहीं, डिटेल में नहीं करा, मैं आपको सिर्फ एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ। एक जो है ना जी, आज जो रिपोर्ट आई है, आप मुझे एक चीज बताइए, आज जो रिपोर्ट आई है, पहले इस बच्ची ने जो भी कहा, उसके बाद वो कह रही है कि परिवार के दबाव में, क्या इस तरह की चीजें, क्या इसका राजनीतिक इस्तेमाल होना चाहिए? आप कह रहे हैं कि एक मुहिम है। चलिए, अगर एक सेकंड अगर आपकी बात हम मान लेते हैं कि आपकी मुहिम में ऐसा हो रहा है, अगर सपोज हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो ये मामला हुआ है, नहीं एक सेकंड, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। नहीं, पूरी बात सुन लीजिए। अगर सपोज ऐसा हो रहा है, ठीक है, चलिए आप इसके खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन जो ये एक घटना हुई है, ऐसी और भी घटनाएं हुई हैं जहां पर पीड़ित लड़कियों ने कहा है कि उनको दबाव में ऐसा करना पड़ा या मारपीट हुई उनके साथ, तो जो ये लड़की आज की तारीख में कह रही है, क्या हम उसे सच माने, झूठ माने, या उसके कारण जो इस एक चीज से जो सवाल उठ रहे हैं उसको आप समझ रहे हैं? देखिए, दो चीज डिफरेंट है। हाँ। एक तो इस पर्टिकुलर केस की आप स्टडी करना चाहते हैं या लव जिहाद की ओवरऑल घटनाक्रम के बारे में बताना चाहते हैं? पहली बात तो मैं आपको इसका जवाब दे दूं कि इस लड़की के बयान क्या है। स्वयं उस कांग्रेस, उस पार्टी के प्रवक्ता जिसकी वो सरकार है, स्वयं कहा कि 164 में उस लड़की ने पहले भी बयान दिया था, आज भी बयान दिया और हो सकता है आगे भी बयान देना पड़े। इसका मतलब क्या है कि वहां पर जो सत्ता के जो केंद्र हैं वो ऐसे सत्ताधीश बैठे हुए हैं, आजम खान जैसे जो नेता हैं जो स्वयं भारत माता को डायन कहते हैं, और इस ऐसे सारे प्रपंच को रचने वाले स्वयं इस तरह के नेता हैं जहां पर कि उस पर ऐसी लड़कियों को सुरक्षा कब वो कितनी देर मिलेगी, ये बड़ा भविष्य के गर्त में है। अभी इस लड़की का भी जब बयान अभी आया, उससे
3-4 दिन पहले इसकी सिक्योरिटी वापस विड्रॉ कर ली थी। क्यों भाई? नहीं, विड्रॉ नहीं की। उसके परिवार ने बोला कि आप विड्रॉ कर लें क्योंकि हम खाना नहीं खिला सकते, उसकी माँ बीमार है। नहीं, देखिए वो रीजन कुछ भी हो, ये तो बहानेबाजी वाली बात है। आपने एक बयान लड़की को सुन लिए, उनके माँ बाप को भी तो बयान सुनो, वो क्या कहते हैं। साफ साफ कह रहे हैं कि हमारे सामने लड़के वो उठा के ले गया। अब इसके बावजूद भी अगर आप ये कहोगे नहीं वो लव जिहाद का मामला नहीं है और वो जो प्रपंच है ये है और वो है, तो ये तो गलत बात है। एक बात। दूसरी बात ये कि एक घटना से वो जो पूरा विश्वव्यापी षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र को तो नहीं रोका जा सकता। अगर मान लो एक घटना में किसी में जबरदस्ती दबाव दे करके उस सत्ता के केंद्र ने दबाव बनाया, उस लड़की को जान से मारने की धमकी दी, उनके माँ बाप को प्रताड़ित करने की कोशिश करी और उसके बाद उसको बयान बदलवा दिया, इट डजंट मीन कि भाई वो कोई वहां पर कोई ऐसी घटना नहीं हुई या उसके साथ वो प्रताड़ना नहीं हुई। इस तरह के हजारों केसेस हैं जो देश भर में चल रहे हैं। अकेली दिल्ली के अंदर मैंने पिछले 2 महीने के अंदर 20 केस FIR दर्ज कराई है। आप जाओ तो जरा क्राइम रिकॉर्ड निकालिए, उत्तर प्रदेश का खुद का अपना क्राइम रिकॉर्ड निकालिए। मैंने अभी इनको आपको लगता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें जिस तरह से पार्टियां जो हैं वो राजनीतिकरण कर रही हैं, उससे आपके काम को फायदा होता है या नुकसान होता है? देखिए, राजनीतिकरण का तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो भी राजनीति ऐसे केसेस का राजनीतिकरण करता है उससे ज्यादा घृणित कार्य कोई नहीं। आज की तारीख में आपको क्या लगता है कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है, समाजवादी पार्टी कर रही है? नहीं, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा। अब इस समय व्यवस्था को संभालने के लिए बहुत जरूरी है कि सभी पार्टियां एकजुट होकर के, मीडिया को भी इसमें सहयोग करना चाहिए और ऐसे लव जिहादियों को प्रताड़ित करना चाहिए। जहां जहां पर भी इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, जिस मदरसे के अंदर ये कांड हो रहे हैं, उन सबको पूरी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए और केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को मिलकर के इसमें काम करना चाहिए। चलिए अभय जी, कम से कम विनोद जी भी मान रहे हैं कि राजनीतिकरण हो रहा है, यहाँ पे संबित भी एक तरह से मान रहे हैं कि राजनीतिकरण हो रहा है, गौरव भी मान रहे हैं, लेकिन सबके ये मानने की वजहें अलग अलग हैं कि राजनीतिकरण हो रहा है। लेकिन ये तो इस बात से क्लियरली निकलकर सामने आ रहा है कि यहाँ पर जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, अब उसका सच झूठ तो अदालत तय करेगी, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उसका राजनीतिक इस्तेमाल करने में कोई पीछे नहीं हटता है। देखिए, जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहे थे और उनके लिए मुहिम चलाई जा रही थी, उसके ठीक 3 महीने पहले देश में लोकसभा चुनाव हो रहे थे। उस वक्त बंसल साहब भी सक्रिय थे, संबित बाबू भी सक्रिय थे, हमारे साथ टीवी पे रोज अपीयर ये होते थे, और साथ में विश्व हिंदू परिषद भी सक्रिय थी, भारतीय जनता पार्टी भी सक्रिय थी। आपको याद है उस वक्त आपने लोकसभा चुनाव की जो मुहिम चल रही थी, लव जिहाद का कभी नाम सुना? बिल्कुल। कभी एक मुद्दे के रूप में उभरा? अगर वो इतनी ही बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है तो ये 3 महीने पुरानी तो नहीं थी साजिश। ये साजिश तो बहुत पहले से चल रही होगी और बंसल साहब को भी पता होगा, विश्व हिंदू परिषद को भी उस साजिश का पता होगा, सबको इसके बारे में पता होगा और पूरा देश और हिंदू समाज का रसातल में चला जाने वाला था इस साजिश की वजह से, तो वो चिंता तब भी रही होगी। बिल्कुल। लेकिन उस वक्त इन लोगों का बक्कुर क्यों नहीं फूटा? इन लोगों के कंठ से इतनी आह और इतनी तकलीफ जो आज हो रही है या उपचुनाव के वक्त हो रही थी, उस वक्त क्यों नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। उस वक्त दम साधे रहे। अरे धैर्य रखिए ना, उस वक्त दम साधे रहे और कोई नहीं हुआ। असल में होता यह है कि हमको संघ परिवार की जो राजनीति करने की शैली है उसकी तरफ थोड़ा गौर करना चाहिए। कई संगठन है, सारे संगठन बिरादराना है, एक दूसरे का बड़ी होशियारी और चतुराई से समर्थन करते हैं। भाजपा कहती है कि हमारा तो लव डेवलपमेंट का या डेवलपमेंट का एजेंडा है। विश्व हिंदू परिषद अब कह रही है कि नहीं, हमारा एजेंडा तो लव जिहाद है, वो देश की ज्वलंत समस्या है। वो कह रहे हैं हमें इससे कोई मतलब नहीं है। वो कह रहे हैं हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है। तो बहुत सारे मुख हैं, उन बहुत सारे मुखों से अलग अलग बातें कही जाती हैं जो कुल मिलाकर एक सोची समझी हुई राजनीति को प्रोत्साहित करती हैं। जब मौका आता है, अब जैसे कि उपचुनावों में इस रणनीति को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। अगर उपचुनाव में कामयाबी हासिल होती, अगर जो सीटें जो हार गए वो सीटें नहीं हारती, 11 में से मान लीजिए 8 सीटें जीत जाते, 9 सीटें जीत जाते, तो अभी लव जिहाद का चारों तरफ डंका बज रहा होता। 2017 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। भाजपा को ऐसा कोई मुद्दा चाहिए और पूरे संघ परिवार को ऐसा कोई मुद्दा चाहिए ताकि उस राजनीति को गरमाए रखा जा सके। इसके लिए लव जिहाद को आजमा के देखा गया, अब नहीं चला, इसलिए फिलहाल ठंडे बस्ते में बंद है। अब किसी दूसरी रणनीति को आजमाया जाएगा, अगर वो चल गई तो उसकी बल्ले बल्ले होगी। ये पूरा हथकंडा है, इस तरीके से पूरी की पूरी राजनीति चलती है। और ये 1990 में जो राम जन्मभूमि आंदोलन चला था, उस वक्त से आप अभी तक देखिए, यही पैटर्न है, यही हथकंडा है। इसी तरीके से संघ परिवार पूरी राजनीति करता है। कभी कामयाबी मिलती है जो आजकल मिली हुई है, तो कभी नाकामी मिलती है जो इससे पहले मिली हुई थी।
आप बोल लीजिए विनोद जी, उसके बाद मैं चारू जी के पास जाऊंगा। बड़ा आपने रोचक तरीके से कथानक रखा, मैं बड़ा दाद देता हूँ आपकी। एक मिनट गौरव, अभी आ रहे हैं। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, आपको दो बात बता दूं आपको। जब 96 में जो पहला केस वहां पर रिपोर्ट हुआ था अपने केरल में, केरला हाई कोर्ट का वर्डिक्ट था, उसके बाद भी हमने वहां पर बाकायदा इस मामला विधानसभा में उठा था। एक बात। दूसरी बात, हमने कई पुलिस थानों में रिपोर्ट दर्ज कराई है, लेकिन आपको पता है कहां पर? केरल में? नहीं, केरल में भी और बाकी देश के अन्य भागों में। हाँ, मैं बताता हूं। नहीं, ठीक है, आपने केरल की बात जब मसला इतना संगीन था तो लोकसभा चुनाव के दौरान चुप क्यों रहे? उस वक्त सारे देश का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया जा सकता है। हमने चुप रहा, मीडिया चुप रहा। विनोद जी एक मिनट, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। आपने केरल की बात उठाई है, इसलिए मैं आगे बता देती हूँ। वहां पर हाई कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया था। इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने के बाद एक थरो इन्वेस्टिगेशन हुआ था, जिसमें पाया गया कि ये सारी चीजें, जो ये आरोप हैं, वो बेसलेस हैं। सबसे इंडिपेंडेंटली इंटरव्यू किए गए थे, जिन लोगों के नाम बताए गए थे, एफआईआर में दिए गए थे, कंप्लेंट्स की गई थी, लेकिन फाइनली जो हाई कोर्ट को रिपोर्ट गई, पुलिस की रिपोर्ट, उसमें इस पूरी चीज को बेसलेस बताया गया। कहा गया कि कहीं कोई साजिश नहीं है। अब दूसरा पॉइंट आप बोल लीजिए। नहीं, देखिए, नहीं, ये रिपोर्ट है, नहीं, कोर्ट की रिपोर्ट से खिलवाड़ नहीं। कोर्ट की रिपोर्ट, कोर्ट का फिर ऑर्डर भी देखिए। आगे जो कोर्ट का ऑर्डर आया 2009 में, उसके बाद नहीं कोई ऑर्डर। 2009 में जो कोर्ट का ऑर्डर आया, उस कोर्ट का ऑर्डर बाकायदा आपने देखा है? नहीं, मैं वो 2013 की ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं 2013 के ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। उसमें बड़ा स्पष्ट तौर पर उन्होंने लव जिहाद का शब्द जो है, सबसे पहले केरला हाई कोर्ट नहीं दिया था, हमने नहीं दिया। ये इससे पहले तो रोमियो जिहाद के नाम से ब्रिटेन में फेमस है। रोमियो जिहाद के नाम से ये जो कोर्ट का दिया हुआ है। देखिए, ये कोर्ट का दिया हुआ। एक बात, दूसरी बात बताऊं आपको। देखिए, जहां तक दिल्ली का सवाल है, ये अभी क्यों उठा, ये जो उन्होंने बात कही, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि अभी आखिरकार लोकसभा चुनाव के दौरान ही ये लव जिहाद कहां से उपजा एकदम। देखिए, हमने कई बार, अनेक बार मीडिया को भी बताया और पुलिस को भी बताया, लेकिन किसी ने ये बात सुनी नहीं। आज तक के चैनल पे एक बार हम बैठा था और उसके बाद मैंने सबसे पहले जब इसको इंटरप्रेट किया लव जिहाद, तब जाकर पता लगा लव जिहाद क्या होती है। अरे इसको विस्तार से बताइए। और उसके बाद मामला जो है ना चल पड़ा उसमें। देखिए, बात को जब तक मीडिया सुनता नहीं, पब्लिक को नहीं सुनाता वो। अब बात जो फैक्ट है, फैक्ट ऑन रिकॉर्ड है सारी। आप देखिए, जस्टिस जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं सिक्किम हाई कोर्ट के, उनकी एक रिपोर्ट है, वॉइस फॉर जस्टिस की एक बनाई उन्होंने बाकायदा 2800 केस क्लियर कट उसका ऑर्डर है और ऑर्डर पड़ा हुआ है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो मैं दिखा सकती हूँ कि लव जिहाद कितना बड़ा मिथक है और कितनी बड़ी एक राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में ये सामने आया है। सबसे पहला मामला मंगलूर में उठा था, जब सिलजा राज पर यह इल्जाम लगाया गया था कि वो असगर नजर के साथ जब वो भागी थी, ये कहा गया था कि ये लव जिहाद का मामला है। इसकी पूरी छानबीन की गई। सिलजा राज ने स्वीकार किया कि वो अपने पति के साथ अपनी मर्जी से गई थी, जबकि इसी से लव जिहाद का मामला शुरू हुआ था। उसके बाद कोर्ट ने पूरे 5 साल तक सीआईडी को ये रिपोर्ट सौंपी गई, उन्होंने पूरी इसकी छानबीन की है और उसका स्पष्ट रूप से सीआईडी के जो डीजीपी हैं गुरु प्रसाद, उन्होंने उच्च न्यायालय को अपनी 31 दिसंबर 2009 को एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी व्यक्ति या समूह द्वारा हिंदू या ईसाई लड़कियों को बहलाकर मुस्लिम लड़कों से शादी और फिर धर्मांतर कराने का कोई साजिश या संगठित कोशिश नहीं है। स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था। नवंबर 2013 में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भी ये फैसला दिया कि लव जिहाद की छानबीन खत्म कर दी उन्होंने, क्योंकि उस तथाकथित साजिश का कोई तथ्य उनको सामने मैं दोबारा आपके पास आऊंगी क्योंकि इसका एक और बड़ा फैक्टर है। गौरव, आप अपनी बात कह लीजिए। कदामनी जी, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा था कि जितना अच्छे से दुबे जी ने पूरी बात को रखा है, मेरे हिसाब से इससे बेहतर शायद नहीं रखा जा सकता कि भाजपा का राष्ट्रीय जो नेतृत्व है वो विकास की बात कर रहा था, लेकिन जो वहां के लोकल लीडर्स थे वो सांप्रदायिकता फैला रहे थे और वो लव जिहाद की बात कर रहे थे। और वीएचपी और आरएसएस कुछ और नहीं है, ये भाजपा के ही अंग है, क्योंकि एक अच्छी विकास की बात करने के लिए भाजपा अपने पे लेता है, लेकिन आरएसएस के लीडर क्या कहते हैं? कहते हैं कि इसको हिंदू राष्ट्र बना दीजिए, मदरसों में आतंकवाद फैलाया जाता है। तो ये एक बहुत सोची समझी एक नीति है इनकी, जिससे कि ये सोचते हैं कि जो बुरा बुलवाना है और हिंदुत्व की बात करनी है वो आरएसएस और वीएचपी करे, और विकास की बात जो शीर्ष नेता है भाजपा के वो करे। और हाईकोर्ट पे बार बार आरोप मढ़ना कि हाईकोर्ट ने लव जिहाद कहा था, आपने बिल्कुल सही कहा। जो केरला हाईकोर्ट का भी ऑर्डर है वो जजमेंट भी नहीं, पहले बेल ऑर्डर था जिसमें कि लव जिहाद था और उन्होंने इस बात को नोटिस किया। तो आज जो बड़ा प्रश्न है जिसका भाजपा को जवाब देना है
कि जब योगी आदित्यनाथ लव जिहाद की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी चुप क्यों रहते हैं? तब नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं कहते कि आप गलत कह रहे हैं और ये हमारा विकास का मुद्दा नहीं है? आज प्रश्न ये है जिसका उत्तर इन्हें देना है। मैं उत्तर दे दूं। आप संबित जल्दी से बोलिए क्योंकि मुझे चारू जी से सवाल पूछना है। देखिए, मैं जल्दी से उत्तर नहीं दे सकता हूं। आधे घंटे के लिए प्रश्न किया जाए और 10 सेकंड में संबित पात्रा जवाब दे दिए तो मैं इसे एक एजेंडा कहूंगा, मैं इसे जवाब देने का टाइम नहीं कहूंगा। आप मुझे टाइम दीजिए कहने के लिए। पहला विषय है कि अभय दुबे जी ने प्रश्न उठाया कि भारतीय जनता पार्टी कम्युनल होके जब हार गई, बाईपोल में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया तो उन्होंने अपना लाइन बदल लिया। अब इसका उत्तर सुन लीजिए। अभय दुबे जी मेरे साथ तमाम चैनलों में रहे और बहुत सारे अभय दुबे जी जैसे बड़े बड़े बुद्धिमान जो मित्र हैं मेरे वो भी रहे। उन्होंने कहा ये जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2014 की लोकसभा के चुनाव में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की ना, वो इसलिए की क्योंकि बहुत कम्युनल होकर उन्होंने चुनाव लड़ा, कम्युनलिज्म से जीत गए। अब बोल रहे हैं कि कम्युनलिज्म के कारण हार गए। तो पहले बुद्धिजीवी तय कर ले कि कम्युनलिज्म के कारण से हम जीत गए या कम्युनलिज्म के कारण से हार गए। पहले वो अपने कंफ्यूजन को दूर करे। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है, अभी मेरे भाई गौरव भाटिया कह रहे थे कि मोदी जी हर बात पे जवाब क्यों नहीं देते हैं, कोई भी कुछ बोलता है तो मोदी जी क्यों नहीं निकल के बोलते हैं। देखिए गौरव जी, बट आप अपनी बात जारी रखिए। गौरव जी, आपको मैं याद दिलाऊं कि आजम खान ने चंद दिनों पहले आदरणीय मुलायम सिंह जी को, भाजपा की बात आप नरेंद्र मोदी जी आप शांत हो जाइए ना, बैठ जाइए, शांत हो जाइए, मैं जवाब मुझे ये नहीं समझ। आपका आप जितने चैनल पे मेरे साथ आए एक ही प्रश्न हुआ कि योगी आदित्यनाथ जब लव जिहाद की बात कर रहे थे मुझे अपना जवाब अपने तरीके से देने दीजिए। आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो किसी का जवाब किसी को समझ नहीं आएगा। आप सिविलिटी रखिए मेंटेन प्लीज। मैं कभी आपको इंटरफेयर नहीं करता हूं। आप इस प्रकार फ्रस्ट्रेटेड तरीके से क्यों बिहेव करते हैं? मैं नहीं करता। एक सेकंड, हाँ, जल्दी अपनी बात कंप्लीट करिए। जल्दी नहीं, समय से करूंगा, जल्दी बिल्कुल नहीं करूंगा। आजम खान जी ने चंद दिनों पहले कहा कि मुलायम सिंह यादव यूनक हैं, वो बिल्कुल समझते नहीं है मुद्दों को। उनकी भाषा वही पर आपने जवाब दिया था, मुलायम सिंह यादव ने जवाब दिया था। अपने शो पर मेरी फैमिली चैनल है, परिवार देखते हैं, मैं इस तरह की भाषा अपने शो पर नहीं चाहती हूँ। ये इस बात को आप छोड़ दीजिए, बिना इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किए हुए आगे आप जरूर बोलिएगा। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, मुझे चारू जी से सवाल पूछना है। चारू जी, आपने इस पर बहुत काम किया हुआ है, ठीक है। जिस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही है, बात यहाँ पर सिर्फ राजनीति की नहीं है और सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के आपस की राजनीति की नहीं है, इसमें बात महिलाओं के खिलाफ राजनीति की भी है। मुझे लगता है लव जिहाद का पूरा जो मामला है वो कई तरह के और मसले उठाता है, जैसे कि पूरी तरह से एक कामुक मुस्लिम की पुरुष की एक छवि जो है उसका निर्माण किया जा रहा है इस पूरे आंदोलन के जरिए। सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं की देह पर, सुरक्षा के नाम पर उनकी देह पर नियंत्रण करने की एक कोशिश है। और लगातार ये कहा जा रहा है कि बहू बेटी बचाओ आंदोलन, इस तरह के कई आंदोलन पहले भी हमारे नज़र में आए हैं जिसमें स्पष्ट रूप से ये मुद्दा है कि किस तरह से हम महिला की देह पर नियंत्रण स्थापित करें और डर कि महिलाएं अब अपने निजी फैसले खुद ले रही हैं, डर ये है। साथ ही एक सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहुसंख्यक समुदाय अपने आप को एक इस मुद्दे के एक संकटग्रस्त अल्पसंख्यक के रूप में प्रस्तुत करता है। लगातार वो कहते हैं कि इससे हिंदू संख्या घट रही है और मुस्लिम संख्या बढ़ रही है और इस तरह के विभिन्न सर्वेक्षण इस बात को खारिज कर चुके हैं। तो ये तो महिला की एक सहारनपुर में एक बाबा हैं, बाबा रजकदास, जो ये दावा करते हैं कि ये एक बीमारी है लव जिहाद और वो इस बीमारी का इलाज करेंगे। तो ये दिखाता है कि ये राजनीति से जुड़ा तो मुद्दा है ही, पर ये पूरी तरह से हिंदू पितृसत्तात्मक समाज जो है वो अपनी छवि जो है वो यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखा रहा है, किस तरह से वो महिला को सुरक्षा के नाम पर उसका नियंत्रण करना चाहता है। इसलिए प्रमोद मुतल्लिक जैसे व्यक्ति लव जिहाद के नाम की किताब लिखते हैं जिसमें वो महिलाओं को बहुत सारे निर्देश देते हैं कि आप कुमकुम लगाकर घर से बाहर निकलिए, कि आप ब्यूटी पार्लर पे मत जाइए, कि आप जूस की दुकानों पर मत जाइए, कि आप इंटरनेट कैफे में मत जाइए। इसका मतलब हम कैसे चलें, क्या पहने, क्या करें, ये सभी जो है वो अब हिंदू प्रचारवादी निर्धारित करेंगे कि स्त्री अपना जीवन कैसे जिए, किससे मिले। ये कहते हैं कि ये लव जिहाद के खिलाफ हैं।
लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर ये मानते हैं कि मुस्लिम पुरुष हिंदू भेष में भी आकर हिंदू स्त्रियों को बहका रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो प्यार के खिलाफ एक जिहाद है इनकी। ये तो ये तो पूरा जो आंदोलन है ये प्यार के खिलाफ जिहाद है। मेरे दो सवाल हैं चारू जी। एक तो जो आपने बोला है उस पर मैं आऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं अभय जी आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि ये बात बार बार कही गई है तो कि कहीं ना कहीं जो बहुसंख्यक समाज है उसको एक विक्टिमाइजेशन की फीलिंग है। इस विक्टिमाइजेशन की फीलिंग कई लोगों में है। जब आप बात करें तो उसको लगता है कि जो हो रहा है एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए हो रहा है, हमारे लिए नहीं हो रहा है। तो ये फियर फैक्टर जो है, क्या वो इस चुनाव में इस तरह से इस लव जिहाद की बात में ये रिफ्लेक्ट हो रहा है? देखिए, संघ परिवार का तो अभी का नहीं, बिल्कुल शुरू से ही प्रोजेक्ट है कि कैसे एक बहुसंख्यक समाज जो कि 85% है और बाकी सारे अल्पसंख्यक 15% में आते हैं, वो अल्पसंख्यकों की तरह सोचना शुरू कर दे। जब तक वो अल्पसंख्यकों की तरह सताई हुई मानसिकता के तहत सोचना शुरू नहीं करेगा, तब तक तो पूरा उन हिंदुत्व का जो घटाटोप है, हिंदुत्ववादी, हिंदुत्व और हिंदू धर्म में फर्क है, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। हिंदुत्व एक राजनीतिक विचारधारा है जिसका हिंदू पूजा पद्धति, देवी देवताओं, इन सब चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो घटाटोप जो बांधा जाता है, उस घटाटोप को लोग उनके गले नहीं उतरेगा। यही है पूरा का पूरा हथकंडा जो शुरू से ही आजमाया जा रहा है। अब तो केंद्र में आपकी सरकार है? अगर लव जिहाद एक अंतरराष्ट्रीय साजिश है तो उसके खिलाफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ और भारत की पूरी विदेश नीति को सबको काम करना चाहिए। जो नरेंद्र मोदी हैं वो तो विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक, मैं उनको संरक्षक की तरह देखता हूं। वो एक ही संघ परिवार के सब लोग हैं, भले मुंह से घोषित ना किया जाए, कोई तकनीकी हैसियत हो या ना हो, लेकिन सब लोग हैं तो एक ही। इन लोगों में भी आपस में बहस होती है, एक तरह का अंतर्विरोध होता है। अंतर्विरोध इस पे होता है कि हिंदुत्व की स्थापना हम कैसे करें, उसकी रणनीति को लेकर आपस में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य सबका एक ही है। नरेंद्र मोदी का अपना तरीका है, लालजी आडवाणी का अपना तरीका, लक्ष्य सबका एक ही है। तो मुख्य बात यह है कि अगर लव जिहाद इतनी भयानक और भीषण बात है, तो पहली बात तो लोकसभा चुनाव में उसको विश्व हिंदू परिषद को, भाजपा न चाहती तब भी विश्व हिंदू परिषद को उसे मुद्दा बनाना चाहिए था, जो उसने नहीं बनाया। दूसरी बात यह है कि अब उनकी सरकार चुन के आ गई है, केंद्र सरकार। अब केंद्र सरकार को यूनाइटेड नेशंस में भाषण देते समय नरेंद्र मोदी को लव जिहाद का मुद्दा उठाना चाहिए था जी। और क्या हमारी सरकार अगर नरेंद्र मोदी ने नहीं उठाया, एक मिनट गौरव में आ रहे हैं, अगर नरेंद्र मोदी ने नहीं उठाया, इसका मतलब है कि लव जिहाद विश्व हिंदू परिषद जो काम कर रही है वो निहायती फर्जी है। चारू जी, और अगर ये इतना ही अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है तो क्या हमारी सरकार इतनी निकम्मी है कि अभी तक भी वो किसी भी केस को साबित नहीं कर पाई है? अभी ये तो पूरी तरह दिखाता है कि अगर कोई साजिश है तो ये हिंदू संगठनों की साजिश है। मुझे जो आपसे चारू जी पूछना है, मैं अभी आ रही हूँ जी, वो ये कि कादम्बरी जी, हाँ मैं संबित आपके पास भी आऊंगी, गौरव आपके पास भी, बस एक मिनट दे मुझे। जो बात इन्होंने कही है, आपने जो कही है, उसमें एक फैक्टर ये भी आता है कि महिलाएं, जो कई स्टडीज मैंने देखी हैं, पढ़ी हैं, उसमें ये भी आता है कि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से कहीं ज्यादा जल्दी अडेप्ट कर रहे हैं नए सिचुएशंस को, और हर कॉन्ट्राडिक्शन के बावजूद, हर रोड़े के बावजूद वो अपने आप को बेहतर तरीके से इवॉल्व कर रही हैं। तो वो इवोल्यूशन क्या कहीं डराता है? अगर डराता है तो सिर्फ क्या हिंदू समाज को डराता है? नहीं, मुस्लिम कट्टरपंथी भी इस तरह की जो हैं वो भी इस तरह के फतवे जारी करते हैं अपनी स्त्रियों के लिए, लेकिन ये तो स्पष्ट है कि हिंदू स्त्रियां या आज का जो हमारा स्त्री समाज है वो कहीं ज्यादा अपनी सोच में परिवर्तन ला रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, वो अपने फैसले खुद ले रहा है, वो ये निश्चित कर रहा है कि वो क्या पहने, क्या ओढ़े, किससे बात करे, किससे शादी करे, किससे प्रेम करे, और इसको लेकर भयंकर चिंता जो है वो एक हिंदू संगठनों में है। ये तो स्पष्ट है। प्यार जो है वो परंपरा के दरवाजे पर बहुत जबरदस्त दस्तक दे रहा है, और ये प्यार का जो भय है वो एक इतना बड़ा भय बन गया है, और इसमें जब राजनीतिक सम्मिश्रण हो जाता है तो ये इस तरह का ये इस पर आपसे भी मुझे जवाब लेना सर, वक्त थोड़ा मेरे पास कम है, एक ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद विनोद जी आपसे, संबित और गौरव, तीनों से मैं आपके रिएक्शन लूंगी, एक छोटे से ब्रेक के बाद।